हेलो एवरीवन, जेसीआई यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक थेल्स प्रमेय से संबंधित सवालों पर होगा, जो कक्षा 10वीं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। हमने इसकी पिछली वीडियो में थेल्स प्रमेय से संबंधित सीखा था। हमने पूरी थेल्स प्रमेय कवर की थी। छोटी सी एक वीडियो है 13 से 14 मिनट की, आप उसको जरूर देखें, इसके बाद इसको शुरू करें। थेल्स प्रमेय से संबंधित कुछ हम सारांश ले लेते हैं, मतलब उसके बारे में छोटे से संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है, कोई हम त्रिभुज लेते हैं एबीसी त्रिभुज। अगर उसकी किसी एक भुजा के समांतर अगर हमको एक रेखा दी गई हो, जैसे हमने यहाँ डी ले लेते हैं, यानी किसी त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर हो किस भुजा के, बीसी के, तब क्या होता है, तब थेल्स प्रमेय से, तब किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, कहती ये है थेल्स प्रमेय कि ये जो रेखाखंड डी है अन्य दो भुजाओं को बिंदु डी और ई पर जहां काटता है, तो ये बिंदु इन दोनों रेखाओं को बराबर अनुपात में विभक्त करते हैं। यानी एडी और डीबी का जो अनुपात होगा वही एई और ईसी का होगा। यानी क्या होगा, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, और यही हमारी क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है। ठीक है, ये छोटी सी बात थेल्स प्रमेय से। जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दिखे, लेकिन कुछ इसकी उप प्रमेय भी आती हैं। थेल्स प्रमेय से संबंधित कुछ उप प्रमेय आती हैं, उप प्रमेय। ठीक है, ये तो रही नंबर 1 बात। आपने कहा ठीक है सर, नंबर 1 बात तो समझ में आ गई। अब देखिए नंबर 2 बात। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे देता है एडी अपॉन एबी, ऐसे देखिए, यानी ऐसे ही पूरी भुजा, पहले बड़ी भुजा फिर छोटी भुजा, यानी एबी अपॉन एडी, पहले बड़ी फिर छोटी, AB अपॉन AD बराबर होगा, फिर बड़ी भुजा इधर की AC अपॉन फिर छोटी भुजा AC अपॉन AE के। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये दूसरी बात। इसी प्रकार उपप्रमेय में ही तीसरी बात क्या हो जाएगी, अब हम इधर से लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं, पर कैसे ले लेंगे इसको, छोटी भुजा को पहले, इसको अगर हम इरेज कर दें, ध्यान समझिएगा। अब हमें लेते हैं, इधर देखिए, इधर से पहले बड़ी भुजा फिर ये वाली छोटी भुजा, ठीक, फिर पहले बड़ी भुजा फिर ये छोटी भुजा, क्या हो जाएगा, AB अपॉन DB, AB अपॉन DB बराबर होगा AB अपॉन EC के, AB अपॉन EC के। ये कुछ उप प्रमेय है। ये तो रही थेल्स प्रमेय और इससे संबंधित कुछ उप प्रमेय, ये भी एग्जाम में आती हैं। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसका विस्तृत रूप कैसे होगा, एक बार इसमें एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक बार इनका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, इनका व्युत्क्रम ले लीजिएगा, व्युत्क्रम लेकर के एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप कर लीजिएगा। एग्जाम में यदा कदा पूछ लेता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस रहना बहुत जरूरी है। हम डायरेक्ट अपने सवालों पर आते हैं, थेल्स प्रमेय से संबंधित सवाल। दिए गए चित्र में D समांतर है BC के, ये जो D रेखाखंड है ये समांतर है BC के। D रेखाखंड समांतर किसके है, BC के। दिया है यदि AD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.75 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ध्यान समझिएगा। त्रिभुज, किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचे, तो वो रेखाखंड जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, जिन दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं बाय थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में अगर इतना समांतर इतना दिया हो, तब क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से डायरेक्ट लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। ठीक है ना, वैल्यू क्या लगी मैंने उस वाले देखिए, हमको निकालना है AC तो यहाँ दिख नहीं रहा है, परंतु हमको पता है AC का जो निर्माण होगा, AC AE और EC को जोड़ने से, यानी AE का मान निकाल लेंगे, EC का मान निकाल लेंगे, दोनों के मान को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AC आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। वहां से एडी का मान कितना दिया है 2.5, डीबी का मान कितना दिया है 3 इज इक्वल टू ए का मान कितना गिवन है 3.75 अपॉन इसी का मान हमें यहीं से फाइंड कर लेंगे हम इसी का मान। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहां से करा दो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 2.5 इंटू ईसी इज इक्वल टू 3.75 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा इधर 3। ठीक है ना, अब ध्यान समझना, आप इसको इस पार भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफर होकर के राशि उधर 3.75 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2.5। ठीक है, अब देखिए आगे नीचे से अगर एक अंक का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर दो प्लेस पे लगा दशमलव पीछे से दो अंक पे इसको हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। ये बेसिक है। ठीक है, अब हम कॉमन जीरो को क्या कर लेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 25 से काटते हैं, देखिए ऊपर नीचे जब लास्ट का दो डिजिट ना लास्ट का दो डिजिट अगर 25 के पहाड़े में आए समझ जाना वो पूरा नंबर ही 25 से कटेगा। 25 या 75 पूरा नंबर 25 से कटेगा। लास्ट का दो अंक 25 से कट रहा है ना, पूरा अंक 25 से, तो काटिए 25 से करना 25 10 आ जाएगा, इसको काटिए 25 से करना 25 12 बचेगा हो जाएगा 125। 25 बचे कितना 125। 15 या 45 15 या 45 भागे 10 4.5। इसी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसी नहीं निकालना, हमें चाहिए क्या एसी। अच्छा, एसी का निर्माण हो किससे रहा है एसी का निर्माण, तो आप कहेंगे सर एसी का जो निर्माण हो रहा है एई प्लस ईसी को जोड़ करके, एई प्लस ईसी को जोड़ करके जोड़ दीजिए एई का मान। एई का मान वहां से कितना गिवन है 3.75। इसी का मान अभी भी जस्ट अपने फाइंड किया 4.5। ऐड कर दीजिए फटाफट, क्या ऐड कर देंगे इधर देखिए 3.75 ऐड करेंगे 4 कितना 5 ऐड कर दीजिए 5 आ जाएगा। 7 5 12 को 2 आ जाएगा, 3 4 7 और 1 कितना आ जाएगा 8। 8.25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास किसका मान एसी का मान। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्र में डी समांतर बीसी के, अब की बार क्या समांतर है डी समांतर किसके बीसी के। ठीक है, जैसे ही किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा गया हो तुरंत आपके माइंड में थेल्स प्रमेय का ख्याल आना चाहिए। ठीक है, एडी और डीबी का रेशियो पहले से गिवन है। अनुपात देखिए अटापटा जो लिखा है ना इसका मतलब अनुपाती से होता है, ज्यादा सोचना यहाँ नहीं। एडी अपॉन डीबी का मतलब ये रेशियो गिवन है, एडी का और डीबी का रियल ये मान नहीं है, ये रेशियो वाले मान है, रियल मान ये नहीं है। सेंटीमीटर ये कहीं लगा नहीं है। ठीक है, यानी अच्छा थेल्स प्रमेय क्या करती है पहले इसको मान लीजिए एडी और एक चीज और आप यहाँ समझिएगा, अगर आनुपातिक राशि में कोई वेरिएबल लगा दें, कोई भी एक्स अगर लगा के हम मान लें तो वो अपना आनुपातिक रूप खो देता है। जैसे यहाँ पर अनुपात में मान दिया, अगर हम यहाँ एक्स मान लें इसको एडी का मान 3x और यहाँ पर डीबी का मान क्या मान लें, डीबी का मान कितना मान लें हम यहाँ पे 5x। ये नहीं कि यहाँ x तो यहाँ y मान लें, नहीं बिल्कुल नहीं, सेम वेरिएबल मानेंगे। 5x हमने मान लिया तो यहाँ जराइए अब यहाँ से, क्योंकि डी समांतर बीसी है त्रिभुज एबीसी में, तो हम थेल्स प्रमेय से अप्लाई लिखेंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय हमारी यही कहती है कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। ठीक है ना, चलिए पहली बात तो हमें निकालना क्या है, एई निकालना है हमें। एई, एडी का मान यहाँ से कितना गिवन है एडी का मान, तो आप कहेंगे सर एडी का मान 3x गिवन है, डीबी का मान कितना गिवन है 5x गिवन है। ठीक है, और यहां से एसी, एसी कैसे आएगा, एसी आएगा एई और ईसी को जोड़ करके क्या आ जाएगा हमारे पास एसी। ये टोटल का टोटल मान कितना गिवन है हमारे पास, टोटल हमारे पास जो मान गिवन है वो है कितना 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब जरा गौर से देखिएगा एडी और डीबी का जो रेशियो है क्या वही रेशियो एई और ईसी का है, एडी और डीबी का जो रेशियो है ठीक वही रेशियो एई अपॉन ईसी का है बाय थेल्स प्रमेय। यानी एडी का हमने कितना रेशियो निकाला था, एडी का 3x। ठीक है,
वही AE का हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x जो DB का था वो किसका हो जाएगा मान। कहने का यह मतलब है AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC हो जाएगा। AD का हमने मान निकाला था 3x, DB का मान निकाला था 5x, वही मान AD बराबर E यानी 3x हो जाएगा AE और EC बराबर हो जाएगा 5x। बस खत्म बात। AE हमसे पूछा है, जरा सुनिए। तो AC का मान वहां गिवन है, AC का मान वहां गिवन है। अच्छा, AC बराबर कितना गिवन है 4.8। अच्छा, AC का निर्माण किससे किससे हुआ है, AE और EC को जोड़कर। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण AE प्लस EC को जोड़कर ये कितना है जी 4.8। AE का मान यहां से कितना गिवन है 3x, EC का मान कितना गिवन है यहाँ से 5x, और बराबर कितना आ जाएगा 4.8। जोड़ दीजिए 5 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 8x बराबर 4.8। ठीक है ना, काट दीजिए डायरेक्ट। 8 6 जा 48, 0.6 आ जाएगा x का मान। यहाँ से कितना आ गया किसका मान, x का मान 0.6 cm। ठीक है ना, x का मान लेकिन आया अभी हमारे पास। हमसे पूछा AE का मान क्या है, यहाँ से AE का जो अनुपातिक मान है 3x, यानी हमसे पूछा है 3x बराबर, तो 3 गुणे x का मान 0.6, 6 तरीके 18 हो जाएगा, यानी 1.8 सेंटीमीटर किसका मान आ गया AE का। अच्छा, मान लीजिए अगर ये सवाल आपके एग्जाम में बहुविकल्पी बन करके आ जाए, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट में लगाना चाहते हैं, शॉर्टकट रिवीजन तरीका देखिए आपको बता देते हैं, ध्यान समझिएगा डायरेक्ट उड़ाने का तरीका क्वेश्चन को। ठीक है ना, अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना चाहें, ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट देखिए, डायरेक्ट शॉर्टकट क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शॉर्टकट से हटा देते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ एक चीज गिवन है, क्या गिवन है यहाँ से डी समांतर क्या पूछा है BC गिवन है ना, तो आपको पता है थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AD अपॉन क्या हो जाएगा DB वो बराबर होगा AE अपॉन किसके EC। ये बात आपको पता है, यानी जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इनका होगा। AD का यहाँ अनुपात में मान कितना दिया है 3, AD का यहाँ अनुपात में जो मान दिया कितना दिया है जी 3 दिया AD का अनुपात में मान। AD का अनुपात में मान 3 और DB का अनुपात में मान कितना है 5। ठीक है, अनुपातिक मान गिवन है। ठीक, और हमसे क्या पूछा है, अच्छा जो अनुपातिक मान AD DB का होगा क्या वही अनुपातिक मान AE और EC का होगा थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये पूरी दूरी मिला करके AC का मान कितना दिया है 4.8 पूरी दूरी, यानी अनुपात में 3 और 5 को जोड़ करके मान दिया है कितना 4.8, यानी अनुपात में 8 का मान कितना दे दिया 48, अनुपात में 8 का मान 48, जरा इसको काट दीजिए, 8 एकन्ना में 1, 8 छके 48, अनुपात में 1 का मान कितना आ गया, ये पॉइंट है ना, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 6। और आपसे क्या पूछा AE का अनुपातिक मान कितना है 3, जब अनुपात में 1 का मान 6 तो अनुपात में 3 का मान डायरेक्ट गुणा करा दीजिए, जब 1 का मान 0.6 तो 3 का मान 3 छके 18 डायरेक्ट 1.8 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है प्रश्न चित्र में AD BAC का समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो DC का मान जानते हैं। अच्छा, ये थेल्स प्रमेय से थोड़ा सा हट करके अलग थ्योरम है। यहाँ लिखा है कि कोई रेखाखंड AD है जो किसी कोण का समद्विभाजक है, इसका मतलब यहाँ पे एक थ्योरम लगने वाला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल जो बाइसेक्टर थ्योरम है आप यहाँ देख लीजिए क्या कहता है, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। हमने मान लीजिए कि हमने त्रिभुज ABC के कोण A को यहाँ लिया है, इस कोण A का समद्विभाजक हमने यहाँ AD खींचा है, यानी इस कोण A का समद्विभाजक AD इस कोण को बनाने वाली दो भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को क्या करता है बांटता है, यानी जो अनुपात AB और AC का होगा ठीक वही अनुपात BD और DC का होगा। ये हमारी क्या कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस प्रमेय को हम कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसको भी माइंड में रखिएगा। कहने का मतलब ये जो दोनों भुजाओं का अनुपात है AB बटा CD बराबर होगा BD बटे DC के। प्रश्न की तरफ चलते हैं। AD
समद्विभाजक है BAC का, अगर ये समद्विभाजक है तो जो इनका और इनका अनुपात होगा ठीक वही अनुपात BD और किसका होगा, DC का। तो डायरेक्ट लिखेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, BD बटा DC, यानी BD और DC बटे को अनुपात बोलते हैं। इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा भुजाओं के अनुपात के। कोण को बनाने वाली जो भुजाएं नहीं है, इस कोण को बनाने वाली भुजा AB और AC इनके अनुपात के क्या होगा, बराबर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। BD का मान हमें से गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। DC का तो मान हमें निकालना है तो DC रहने दीजिए। AB का मान गिवन है 6 और AC का मान गिवन है 5, काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब इधर देखिए क्या आ गया हमारे पास। अगर 1/DC है ना, हमें DC चाहिए केवल, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनका रिवर्स ले लीजिए। तो DC कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ये पक्ष ऊपर जाएगा तो ये वाला भी पक्ष कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 5/2। और 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्ध करने वाला प्रश्न आ गया अब आपसे। अब तक हमने वैल्यू पुटिंग वाले सवाल कर लिए हैं, अब हम सिद्ध करने वाले सवालों की तरफ चलेंगे। हमने पहला सवाल लिया है, प्रमेय से संबंधित सवाल है। दिए गए चित्र में DE समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन यहाँ दी है, यानी 100% दो त्रिभुजों में हम चलेंगे। थेल्स प्रमेय यही कहती है, थेल्स प्रमेय में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा होगा, इसका मतलब हम किसी दो अलग अलग त्रिभुजों में चलेंगे। तो दिखाना है हमें EF समांतर QR के। क्या देखिए यहाँ से, DE समांतर OQ के। पहले ढूंढते हैं DE है कहाँ। ये जो आपको DE यहाँ दिख रहा है ना, DE, ये जो DE रेखाखंड आपको दिखा DE, ये समांतर है OQ के। यहाँ पर DE समांतर OQ के, यानी किस त्रिभुज की बात चल रही है, त्रिभुज PQO की बात चल रही है। त्रिभुज PQO की बात, त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ के, यहाँ दिया है। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज PQO में क्या गिवन है, चूंकि लगा करके, चूंकि इस त्रिभुज में DE पैरेलल है OQ के। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। जैसे ही आपको समांतर दो रेखाएं मिले, एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड, तुरंत थेल्स प्रमेय चिपका दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, थेल्स प्रमेय की मदद से इनके भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी PE बटा EQ बराबर होगा PD बटा DO के। लिखेंगे PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO के। कहाँ से हमने ये बातें लिखी, लीजिएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से आपको मेंशन करना होगा ये चीजें। समीकरण नंबर हम 1 ले लेते हैं इनको। अगली कंडीशन तरफ चलते हैं। अगली जो कंडीशन, अब ये चेक करते हैं ये वाली कंडीशन किस त्रिभुज में बन रही है। DF समांतर है OR के, इसका मतलब किस त्रिभुज में बन रही कंडीशन, OR कोई भुजा है, OR के समांतर यहाँ कोई रेखाखंड DF हमें लिया, यानी किस त्रिभुज में, PRO में। त्रिभुज आपको दिख रहा है PRO, इस त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखेंगे हम त्रिभुज PRO में लिखेंगे, तथा त्रिभुज PRO में कौन किसके समांतर है, लिख दीजिए हम DF समांतर है OR के। तो फिर वही थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ये भी बातें दी थी, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। इसलिए भुजाओं का अनुपात PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बराबर होगा किसके, PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के। ये भी हमने बातें कहाँ से लाई हैं, थेल्स प्रमेय से। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, जरा गौर से देखिए 1 और 2 को। अगर 1 और 2 को हम देखें तो क्या इनके एक पक्ष बराबर आपको दिख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 का दायां पक्ष समीकरण नंबर 2 का बाएं पक्ष के बराबर है। जब किसी समीकरण के एक पक्ष बराबर हो, तो जब किन्हीं दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर हो तो उनके अगले पक्ष भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण
1 व 2 से क्या हो जाएगा डायरेक्ट पी ई बटे ई क्यू, ये बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के, ठीक है। अब ध्यान समझना, यानी पीई अपान ई क्यू, आप ये देख रहे हैं पीई यहां तक अपान ई क्यू, ठीक, बराबर है पी एफ अपान एफ आर के, यानी इनकी भुजाओं, यानी पी एफ, ये जो भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा है ना, जब ये अनुपात बराबर, तो हम कह सकते हैं 100% रेखाखंड भी आपस में क्या रहा होगा, समांतर रहा होगा। कहां से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो थेल्स प्रमेय का जो कन्वर्स होता है, जो विलोम होता है, वो कहता है कि ई एफ भी क्यू आर के क्या होगा, समांतर। डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ से? तो हम यहाँ से लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए कौन किसके समांतर? ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर के, कहां से लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। जब भुजाओं का अनुपात बराबर, तो इन भुजाओं को जो विभाजित करने वाला रेखाखंड है, ये समांतर होगा किसके? तीसरी भुजा के। ये क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 प्रश्न लिए हैं समलंब से। अगर आपके एग्जाम में त्रिभुजों वाले सवालों में समलंब से कोई सवाल आ जाए तो थेल्स प्रमेय इस पे अप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, तीनों सवाल हमने, तीनों सवाल समलंब के लिए हैं, 3 ही सवाल हैं, हमने तीनों वैरायटी ले ली है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तीनों प्रमेय, तीनों सवालों को ध्यान से देखना। कैटेगरी देखिए, पहला एबीसीडी कोई एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी समलंब चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? भुजाओं का कोई एक युग्म आपस में समांतर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एबी समांतर किसके है? डीसी के। एबी समांतर है डीसी के। असमांतर भुजाओं एडी, असमांतर भुजाओं एडी और बीसी कहीं कहीं आपस में जाके मिल जाएंगी कहीं पे, इसका मतलब ये असमांतर भुजाएं हैं, ठीक है। क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है। अच्छा, असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ईएफ भुजा एबी के क्या है? समांतर। ये जो ईएफ भुजा है ना, ये एबी के समांतर है, इस प्रकार स्थित है। तो दर्शाना है हमें एई अपान ईडी और बी एफ अपान एफ सी के। ध्यान समझना, ये तो रही बात इसकी। जब भी हमें ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना होगा? अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं, तब फिर इस बात में पढ़ लेते हैं। बनाइए पहले इसमें चित्र। देखिए इसमें चित्र नहीं बना है। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर क्या है? डी। तो पहले समलंब एक ले ही लेते हैं, तीनों को एक साथ हम दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तीनों को हम एक साथ दिखा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से क्या बोला है। हम इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। हमने समलंब ले लिया। ए बी ये समांतर क्या इसने बोला है? डी सी, ठीक है, तभी तो ये समलंब कहलाएगा। ये दे रखा है इसमें। फिर क्या इसने बोल रखा है? तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण, चलिए इनके विकर्ण लेते हैं। ठीक, और कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं? ये ओ पर कट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या कर रहा है? तो दर्शाइए कि एओ अपान बीओ, एओ अपान बीओ बराबर होगा सीओ अपान डीओ के। अब जरा उसमें जरा उसका चित्र खींचिए। चलिए इसका भी हम चित्र ले लेते हैं। इसका भी नामकरण करिए, एबीसीडी नाम है, लिख लीजिए ए इसका ए बी सी डी, ठीक है ना। एबीसीडी के विकर्ण समलंब, अभी समलंब इसको लाना है हमें। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे समलंब है नहीं, समलंब लाना है, लास्ट में प्रूव करना होगा। कोई एक चतुर्भुज हमने खींच लिया एबीसीडी, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जरा काटिए इनके विकर्ण को, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कराइए। ये वाला विकर्ण और इनका ये वाला विकर्ण,
आपस में दूसरे को काट कर रहे हैं किसी बिंदु O पर, और इस प्रकार काटते हैं कि AO और BO बराबर है CO और DO के बराबर। ऐसा दिया है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि क्या है समलंब में। हमने 3 अलग अलग मतलब प्रश्नों को यहाँ शामिल किया है। अब ध्यान से देखिए प्रश्नों में अंतर आखिर क्या है। जब भी आपको प्रश्न में कोई विकर्ण न दे, इस तरह से समांतर रेखा दे बीच में, याद रखना आपको यहाँ विकर्ण अपने मन से ड्रॉ करना होगा। और जब आपको प्रश्न में पहले से ही विकर्ण दे दे, तब इस दशा में समांतर रेखा नहीं दिया है तो आपको समांतर रेखा रचना करना पड़ेगा। ठीक वही कंडीशन, पहले से विकर्ण गिवन है ना, यहाँ पे 100% रचना में कोई एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। मैं रिपीट करूं फिर से, जब भी विकर्ण न दे, समांतर रेखा दे तो पहले विकर्ण खींचेंगे, और विकर्ण दे तो क्या करेंगे, समांतर रेखा रचना करेंगे। विकर्ण दिया, समांतर रेखा रचना करेंगे। एक एक करके सवालों पर आते हैं। हमने चित्र बना लिया दिए के अकॉर्डिंग, AB समांतर CD, ठीक है। असमांतर भुजा AD और BC, असमांतर भुजा AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार हैं कि EF भुजा AB के क्या है, समांतर। तो लिखिए पहले क्या क्या दिया था, उसने पहले ही दे रखा है। क्या क्या दे रखा है उसने, AB समांतर है CD के, ठीक। और क्या दे रखा है उसने, E और F इस प्रकार लिया है तथा कि EF AB के क्या है, समांतर है। AB के समांतर एक और भुजा उसने बोल रखा है क्या, EF, ठीक है। ये भी उसने बात मेंशन कर रखी है। जरा आप ये बताइएगा, जब AB समांतर CD है और AB समांतर EF है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं जब ये दोनों आपस में दिख रहे हैं समान, तो क्या ये दोनों समांतर नहीं हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे क्या इन दोनों की मदद से, अतः CD भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, EF के, ठीक है। जब ये वाली रेखा इसके समांतर और इसी के समांतर जब ये है, तो क्या ये वाला इसके समांतर नहीं हो जाएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ अपने मन से मैं रचना कर रहा हूँ। अभी मैंने सिखाया कि आपको विकर्ण खींचना होगा, तो लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे यहाँ से, रचना। रचना आप अपने मन से यहाँ कर दीजिए। लिखिए रचना क्या, AC को मिलाया। रचना में लिखिए AC को मिलाया, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए ये जो कट कर रही है दूसरे को O पर कट कर रही है, ठीक है। तीसरी भुजा जो कट कर रही है यहाँ पर, समांतर वाली भुजा। यहाँ देखिए दो त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ADC और एक त्रिभुज दिख रहा होगा CBA। आइए जरा देखिए, त्रिभुज ADC में, ठीक है। कौन किसके समांतर, जरा गौर से देखिएगा। क्या EF समांतर है CD के, यहाँ से EF समांतर CD। जब EF समांतर CD के है, तो क्या उसी प्रकार उसी लाइन में क्या EO नहीं है, क्योंकि EOF एक ही रेखा पर स्थित है। जब एक ही रेखाखंड पर तीनों बिंदु स्थित है, 100% EO भी समांतर होगा किसके, CD के। तो हम क्या लिखेंगे, EO समांतर है किसके, CD के। तो हम तुरंत थेल्स प्रमेय चिपकाएंगे क्या, जब ये वाला रेखाखंड इसके समांतर हो तो हम क्या कहेंगे थेल्स प्रमेय से, AE/ED बराबर होगा AO/OC के। AE/ED बराबर होगा AO/OC के, ठीक है। समीकरण नंबर हमने 1 कहां से लाया है, लिखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये बातें हो चुकी हैं। अब जरा यहाँ आइए, क्या EF AB के समांतर हो तो क्या OF क्या AB के समांतर नहीं होगा। किस त्रिभुज में ये बात चल रही है, ये बात चलिए CBA में। तो लिखिए त्रिभुज CBA में, ठीक है। कौन किसके समांतर, OF समांतर है AB के। OF समांतर है किसके, AB के। ऐसी बात आप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि EOF क्या है, संरेख लिख दीजिएगा, क्योंकि EOF संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर है, तो हम कह सकते हैं जो EF है वही OF है, खत्म बात। चलिए तुरंत थेल्स प्रमेय में चिपकाइए, तीसरी भुजा के समांतर रेखाखंड। तो क्या लिखेंगे, CF/FB। क्या लिखेंगे, CF/FB बराबर होगा CO/OA के, CO/OA के, ठीक है।
चलिए, क्या इसको हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं इसका व्युत्क्रम लेने पर? लिखिएगा, इसका व्युत्क्रम ले लीजिए। क्या हो जाएगा, ये जो है एफ बी को लिखेंगे बी एफ, बी एफ ऊपर चला जाएगा बी एफ, और ये जो सी एफ है वो कहाँ आ जाएगा, सी एफ हमारा, या फिर इसको लीजिए एफ सी। एफ सी क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए बी एफ और एफ सी लिखा है। हमने इस प्रकार इसको एफ बी को हमने बी एफ और सी एफ को एफ सी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ऐसा कुछ है नहीं है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं नाम में। इसको क्या लिखेंगे जी, ओ सी लिख दिया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये भी बात हमारी कहाँ से आई थी, थेल्स प्रमेय से। जरा गौर से देखिए समीकरण 1 व 2। ठीक है, क्या इसका दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है? जब दायां बराबर दायां दोनों, क्या बायां बराबर बायां नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे हम, बायां बराबर बायां, तो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी बराबर हुआ किसके, ए ओ अपान ओ सी के, ए ओ अपान ओ सी के। ठीक है ना, यही हमें लाना था क्या, बिल्कुल। अच्छा सॉरी, बी एफ अपान एफ सी है ना, ये वाला टर्म, ये वाला जो दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास बी एफ अपान एफ सी के। ठीक है, प्रूफ हो गया हमारे पास। अच्छा सवाल था, अगले सवाल पे आते हैं। पहले से विकर्ण खींच के दिया, 100% रचना क्या करनी पड़ेगी, कोई इन दोनों के समांतर एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, पर जो दिया हो तो ठीक है, दिया है तो लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट रचना दिया है वाला सिस्टम आप कर लीजिएगा, हमें डायरेक्ट रचना से आते हैं। ठीक है जी, रचना देखिए क्या करना होगा हमें रचना, ये दोनों तो समांतर गिवन है, देखिए पहले दिया है लिख लीजिए, क्या क्या दिया है, दिया है हमारे पास क्या, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, दे रखा है। रचना में क्या करना पड़ेगा, ए बी के समांतर कोई रेखाखंड खींच दीजिए ऐसे, ई से लेकर ओ तक, ई ओ, ए बी के समांतर हमने कोई रेखाखंड क्या खींच दिया, ई, तो लिखिएगा ऐसे। क्या लिखेंगे यहाँ से ए बी के समांतर क्या था हमारे पास, ए बी के समांतर क्या था, सी डी था। हमें रचना करनी है, रचना हम क्या करने जा रहे हैं, ई ओ, ई ओ किसके समांतर खींचने जा रहे हैं, ए बी के समांतर। ठीक है, लिख दीजिएगा खींचा, रचना करना पड़ेगा, हमने ये बात बता रखी है। ठीक है, चलिए जरा इन दोनों को गौर पहले लिखिए, आप सिद्ध क्या करना है जी, सिद्ध करना है हमें, तो दिख रहा है ना आपको, पहले लिखिए उपपत्ति, डायरेक्ट सिद्ध करना आप लिख लीजिएगा बीच में। ठीक है, उपपत्ति ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, एवं ए बी समांतर है ई ओ के भी, ए बी समांतर है ई ओ के भी, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं क्या, जब ए बी इन दोनों में है समांतर, तो क्या सी डी ई ओ के समांतर नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, इसलिए ई ओ सी डी के भी क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको मिल चुकी हैं। अच्छा, और आपको क्या 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 चाहिए जरा देखिएगा, ए ओ बी ओ, ए ओ और बी ओ चाहिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज, ये वाला, इस त्रिभुज में आ जाते हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको ए ओ चाहिए, ए ओ यही मिल रहा है ना, इसी में आ जाइए, और ये जो ई ओ है वो इसके समांतर, तो क्या इसमें थेल्स प्रमेय अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। जब कोई एक रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर हो, यहाँ थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए डी सी में, लिखिए त्रिभुज ए डी सी में क्या अप्लाई करने जा रहे हैं अब, ए डी सी में, ए डी सी में हम अप्लाई करने जा रहे हैं, लिखिएगा चूंकि ई ओ समांतर है सी डी के या डी सी के, लिखेंगे इसलिए क्या, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी वो बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी के। कहाँ से आ गया ये बातें, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक है, आगे आइएगा,
अब उसी प्रकार जरा देखिएगा, अब आपके मन में चल रहा होगा हमको तो ये पार्ट लाना ही नहीं है, हमको एओ और ओसी चाहिए। एओ और देखिए ओसी दिख रहा है ना, हमें ये चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब इसको हमें कॉमन लाना पड़ेगा। ऐसा कोई ट्रायंगल ढूंढिए जिसमें एई और ईडी फिर से मिले, और अब की बार कौन मिल जाए, बीओ और ओडी मिल जाए। जरा देखिएगा, बीओ और ओडी आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा वापस से, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको देखिए दिख रहा होगा। अब जिसमें ये वाला समांतर है इस वाली भुजा के, ठीक है। देखिए ईओ एबी के समांतर क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज। क्या नाम है इस त्रिभुज का, त्रिभुज डीबीएबी, त्रिभुज डीबीए में। इसी तरह डीबीए में क्या हो जाएगा, डीबीए में हो जाएगा ईओ समांतर है एबी के, ईओ समांतर है एबी के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी बराबर होगा डी अपॉन ईए के, डीई अपॉन ई ए के। ये भी बातें हमने कहाँ से लाई है, थेल्स प्रमेय। थोड़ा इसको आप संशोधित कर दीजिए। हाँ अब देखिए ध्यान से, क्या हम इसको ए ही बोल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ए, ए, ठीक है। यहाँ क्या ईडी लिखा था, क्या हम इसको ईडी लिख सकते हैं, ईडी लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, डीओ को हम देखिए वहां पे डीओ ही है, ठीक है, डीओ ही रहने दीजिए, ठीक है, बटे ओबी, ओबी को क्या हम बीओ कर सकते हैं, वहां देखिए बीओ, यहाँ देखिए है ना बीओ, तो उसी के हिसाब से अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए। क्यों, क्योंकि ए ही हमें यहाँ ऊपर दिख रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए जरा। देखिए इसका व्युत्क्रम लेने पर क्या हो जाएगा, ओ आर, अथवा क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम बी ओ ऊपर और डी ओ नीचे, फिर उसी प्रकार ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी। इस क्वेश्चन नंबर को क्या बोल दीजिए, 2। जरा गौर से देखिए एक और 2 को, एक और 2 को अगर हम देखें तो क्या आपको एक पक्ष आपस में बराबर दिख रहा है, जब किन्हीं दो समीकरण के एक पक्ष आपस में बराबर तो अगला पक्ष अपने आप बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी बराबर होगा किसके, बीओ अपॉन डीओ के, बीओ अपॉन डीओ के। लेकिन समझना होगा हमें चाहिए क्या, एओ के अपान में बीओ, यानी ये बीयू चला जाएगा यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ट्रांसफर करा दीजिए इधर। क्या लिखेंगे इसी चीज को, एओ और बीओ को भेज देंगे कहाँ पे जी, इसके नीचे बना लेंगे, उसकी तरह सजा लेंगे। और यहाँ आप देखिए तो ओसी कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बीओ यहाँ चला गया, ओसी ऊपर, ओसी को लिखेंगे सीओ अपान क्या बचा यहाँ पे डीओ। क्या हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। 2 पार्ट हमने देखे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये कहता है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO, यानी AO और BO का जो अनुपात है वो बराबर है CO और DO के अनुपात के। तो दर्शाना है कि जो चतुर्भुज ABCD है एक समलंब है। अब की बार समलंब नहीं बोल करके इसने कोई साधारण सा त्रिभुज दे दिया है, उसको प्रूव करके दिखाना है कि वो चतुर्भुज त्रिभुज दे रखा है, उसको प्रूव करना है कि वो क्या है, समलंब है, ठीक है। तो हमने अभी आपको ये सिखाया, जब भी विकर्ण गिवन हो तो ऐसी दशा में उसके किसी एक भुजा के समांतर हमें रचना करनी होगी रेखाखंड की। तो हम क्या करते हैं, भुजा डीसी के समांतर, भुजा डीसी के समांतर हमें कोई रेखाखंड अपने से खींच लेते हैं, उसका नाम यहाँ रख लेते हैं ई ओ, ठीक है ना। ये किसके समांतर है, भुजा डीसी के समांतर, ठीक है। तो पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया है हमारे पास दिया है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, ठीक है ना। ये बातें उसने दे रखी है, तो हमने यहाँ से अपने मन से रचना क्या की है, ध्यान समझिएगा। रचना हमने ये किया है कि EO हमने खींचा है किसके समांतर, CD के समांतर या DC के समांतर, ठीक है। अब देखिए जो हमें उपपत्ति करनी है जी, उपपत्ति, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझना।
पहली बात तो अगर हमें ABCD एक समलंब लाना है ना, तो पता है हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है सिद्ध करना। आप वहां लिख ही दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ सिद्ध करना है, लिख ही दीजिए, इस बात को मेंशन ही कर दीजिए, ठीक है। सिद्ध आपको करना क्या है हकीकत में, रियल में आपको लिखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, ठीक है। समलंबी कब होगा, जब इसकी भुजाओं का कोई एक जोड़ा आपस में समांतर हो, यानी AB समांतर हमें CD दिखाना है। कहने का मतलब यही कर रहा है वो, यानी हमें दिखा दीजिए कि AB किसके समांतर है जी, CD के। अगर इतना आप दिखा दिए 100% चतुर्भुज क्या होगा, समलंब होगा। डायरेक्ट लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है ना जी। अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये जो EO और DC समांतर किस त्रिभुज में आपको दिख रहा है, त्रिभुज जरा इसको गौर से देखिए, AEC त्रिभुज आपको दिखा, तो लिखिए त्रिभुज AEC में कौन सा रेखाखंड किससे समांतर है, EO समांतर है CD, EO समांतर है CD। ये बातें हमने कहां से ली है, रचना से, रचना से बातें ली हैं। तो रचना हमने यहाँ लिखा नहीं जी, ठीक है, यहाँ रचना लिख दीजिएगा, ठीक है, रचना यहाँ लिख दीजिएगा क्या, EO समांतर, ठीक है। तो लगाइए थेल्स प्रमेय, AE/ED, AE/ED बराबर होगा किसके, AO/OC के, AO/OC के। ये बातें कहां से मिली हैं आपको, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। समीकरण नंबर क्या इसको बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात हो गई है। अच्छा, AO/OC, ठीक है। अगर यहां से अगर AO/OC अगर हम ला दें तो जरा लिखिएगा, यहां से लिखिएगा, चूंकि पहले से वहां हमें पता है क्या, AO/ इसको लिख सकते हैं हम OC इस पर, और BO कहां चला जाएगा, वहां पर BO/ क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या यहां से DO, ठीक है। आपस में अदला बदली करने से ये बातें हमको कहां से पता चली हैं, लिखिए दिया है से, ये बातें हमको दिया है से पता चली, इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर खास क्या बात है, कभी कभी क्या होगा कि ये आपको सेट करके नहीं देगा, आपको ये बातें अंदाज, कभी कभी देखिए जैसे मनोहर रे की बुक में जो सवाल दिया है, आपको ये जो सवाल है CO को यहाँ लिख करके दिया है, लेकिन यही सवाल हमने NCERT जब भी किया तो आपको ये चीज सेट करके नहीं दिया है, CO को इसने उस पार भेज दिया। अब आपको यही चीज यहाँ सेट करना पड़ेगा, तभी देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं समीकरण, ये दोनों 1 और 2 जरा देखिएगा, AO/OC दिखा और AO/OC यहाँ दिखा, क्या ये दोनों आपको दिख रहे हैं बराबर, ये एक पक्ष बराबर है। अगर दो समीकरण के एक पक्ष बराबर हो तो अगला पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व किससे, 2 से, ठीक है जी। एक पक्ष बराबर तो अगले पक्ष अपने आप बराबर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, AE/ED बराबर हो जाएगा किसके, BO/DO के। ध्यान समझना, रचना से हमें एक बात पहले से क्या पता चली थी, रचना से कि EO किसके समांतर था, CD के समांतर था। हमने वहां रचना लिखी नहीं है, आपको लिख देना होगा वहां पे, रचना बीच में यहाँ कंप्लीट कर दीजिएगा कि EO किसके समांतर है, CD के। अच्छा, अगर किसी तरह से ये जो रेखाखंड इसके समांतर आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि EO एक बार समांतर था CD के रचना से, और अगर EO को हम समांतर कर दें AB के तो दोनों के समांतर EO हो जाएगा। जब EO इसके भी समांतर इसके भी समांतर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। तो अच्छा, यहां से एक बात जरा समझना, AE/AD क्या इसको हम पलट सकते हैं, रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल लीजिए, लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख दीजिए आप DE, इसको क्या लिखेंगे हम, DE/ क्या हो जाएगा यहाँ से, DE/ क्या हो जाएगा, DE/AE, ठीक है ना, या EA बोल दीजिए, DE/ क्या बोल दीजिए इसको, EA। DE/ क्या बोल दीजिए यहाँ से, EA, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको बोल दीजिए क्या, DO/DO, DO/OB बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जरा गौर से देखिएगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या इन दोनों को समान अनुपात में बांट रहा है, देखिए DE/EA बराबर है
DO अपॉन OB के। अतः हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाखंड भी इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो डायरेक्ट लिखिएगा, इसलिए जो EO होगा वो समांतर होगा किसके, AB के। ये क्या कहती है, कहाँ से हमने लाई बात, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये बातें हमने पता की है। ठीक है, EO समांतर AB के, और हम पहले से जानते हैं चूंकि EO हमने किसके समांतर लाई थी बात, EO CD के समांतर, या DC कहाँ से बातें लाई थी हमने, रचना से। यह देखिएगा, जब EO समांतर AB, EO समांतर DC, तो हम कह सकते हैं AB भी किसके समांतर होगा, DC के। तो लिखेंगे अतः EO किसके समांतर होगा, DC के। सॉरी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या थे, समांतर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, AB भी किसके समांतर हो जाएगा, यहाँ से DC के। AB समांतर हो जाएगा किसके, DC। क्या हमें यही लाना था, AB समांतर DC। जब AB समांतर DC हो गया तो कह सकते हैं हम कि ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, समलंब। क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का कोई एक युग्म आपस में समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समलंब कहलाता है। ठीक है, हमने समलंब की 3 वैरायटी आपके सामने रखी हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, त्रिभुज का भी एक और पार्ट आना बाकी है।